चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया या नहीं किया, या क्रैश कोर्स के उम्मीद पे तुम लोग टिके हो, केवल बताओ। चलो चलो चलो, सभी लोग एक बार बता दो कि क्या आप लोगों ने सिलेबस फिनिश होने के बाद रिवीजन स्टार्ट किए हो या नहीं किए हो, या केवल क्रैश कोर्स पे टिके हो। तो चलो, पहले सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें थोड़ा सा 5-10 मिनट आपसे करेंगे, ठीक है। तो बातें पहले यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हम बातें आपसे करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्रैश कोर्स का अगर बेनिफिट देखा जाएगा तो आपको बेनिफिट तभी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, जब आप सिलेबस को फिनिश कर रखे हो। और सिलेबस को फिनिश करने का मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस, जैसे यूनिट नंबर अगर 1 का भी क्रैश कोर्स चलेगा तो यूनिट नंबर 1 आपको फिनिश होनी चाहिए, और यूनिट नंबर 1 में भी जहां तक आज टॉपिक किया जाएगा वहां तक, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का बेनिफिट आपको तब मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी अभी तक हैं जो लास्ट के सिलेबस को फिनिश नहीं कर सके। तो हम आप लोग से गुजारिश यही करेंगे कि देखो, जब तक यहाँ पे यूनिट वाइज सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स चलेंगे, तब तक आप लोग टाइम निकाल निकाल के जितना भी बैकलॉग में आपको बचा हुआ है लेक्चर, उसको जल्दी जल्दी फिनिश करो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश करने का काम करो, क्योंकि अब यहाँ पे क्रैश कोर्स और फास्ट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, और दिन में 3-4 क्रैश कोर्स आपको चलेंगे। सुबह में चलेगा, दोपहर में चलेगा, शाम में चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को इस प्रकार से मतलब कि मिल के चलना पड़ेगा, तब जाके क्रैश कोर्स का बेनिफिट होगा। देखो, पास करने की देखो, अगर पास करने की बात किया जाए तो क्रैश कोर्स से पास कर जाओगे, लेकिन कहने का सेंस यह है बाबू कि अगर आप एक दिन भी सिलेबस नहीं पढ़े हो और एट रैंडम आकर के क्रैश कोर्स देखोगे, तो पास करने की एबिलिटी होना चाहिए कि जो चीजें आपको मतलब कि मान के चलो कि जो चीजें 20 घंटा में पढ़ाया गया है, वो चीजें अगर 2-2.5 घंटा में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको आप कैप्चर कर ले रहे हो, कवर कर ले रहे हो, और उसको फिर नोट्स आप पढ़ के और अच्छे स्ट्रॉन्ग वे में चले जा रहे हो और आंसर लिखने के लिए एबल हो, तब आप क्रैश कोर्स से भी काफी बेटर कर सकते हो। लेकिन इसमें करने के लिए बहुत चाहिए बेसिक कंसेप्ट, बहुत चाहिए आपको ऐसा दिमाग जो एक बार में पढ़ोगे, एक बार में सुनोगे तो सारे चीज को रिकवर कर लोगे, ठीक है। चलो, मनीष बोल रहे कि कर रहे, अंजलि बोल रहे कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हो बाबू तो करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, कौशल आज से। ओके। तो बस हम आप लोग से 2-3 बातें कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला कि अगर लेक्चर्स आपका बैकलॉग है, लेक्चर्स अगर बैकलॉग में चल रहा है, बैकलॉग मतलब कि आप ये अगर लेक्चर्स को पीछे चल रहे हो, सिलेबस खत्म हो चुका है, अभी तक आपका 10-15 लेक्चर्स बचा हुआ है, तो उसको रिकवर करो, उसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करो। लेकिन ये घबरा कर नहीं, इसलिए बोल रहे हैं घबराने के लिए नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम देखा जाएगा तो अभी भी 15 से लेकर 16 दिन टाइम है। तो अभी भी आप अगर चलोगे अच्छे वे में तो रिकवर करोगे, लेकिन एक इंटेंशन होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट का, जिस यूनिट का क्रैश कोर्स अभी करवाया जाएगा, उसको थोड़ा बहुत आपको घर पे रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिलेबस खत्म हो गया तो निश्चिंत होकर के पढ़ाई करेंगे, तो नहीं, अब निश्चिंत होने का टाइम नहीं है, अब आपको और डबल मेहनत करने का टाइम है। क्योंकि एक साथ इतने सारे टॉपिक को पढ़ने का मतलब कि जब आप रिवाइज एक बार क्लियर होगे तो यहाँ क्रैश कोर्स में बताया जाएगा, उसके माध्यम से आपको बहुत सारा बेनिफिशियल आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है, तो बैकलॉग लेक्चर है तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है। और जिन बच्चों का लेक्चर सारा कंप्लीट है, जो लाइव में देखें क्लास, उनका तो लेक्चर सारा कंप्लीट है, तो उन लोग से गुजारिश है कि तुम लोग क्या करो कि पीवाईक्यू सवाल निकालो, और पीवाईक्यू सवाल निकालने के साथ साथ यूनिट वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दो। जिस भी टॉपिक में रिवीजन करने के दौरान दिक्कत हो, उसको आप लोग अपने पास मेंशन करके रखो कि हमें इस टॉपिक में यहाँ पर दिक्कत है। और जब भी क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पे करवाया जाएगा यूनिट वाइज, तो वहां पर आपको करना क्या है कि जैसे वो टॉपिक आएगा तो पूछना है कि सर इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे ढंग से फिर से समझा दीजिए, ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सस्पेंस है, कुछ डाउट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने स्तर से क्रैश कोर्स इस बेसिस पे करवाएंगे
कि जो हमें लगेगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसको एकदम फिर से जीरो लेवल से बताएंगे, और जिसमें लगेगा कि केवल ऑब्जेक्टिव वगैरह पर्पस इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर में ज्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाते हैं, तो उसमें ज्यादा हम बेसिक में जाके नहीं पढ़ाएंगे। जितना चीज यहाँ पे पढ़ाया गया है उसी चीज को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, और मेरे ख्याल से लगता है कि पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार और बेस्ट रिजल्ट निकल के आने वाला है, ठीक है। इनटू सिर्फ 10 दिन कैसे बाबू, आज 27 तारीख है, 27 तारीख से आप 13 तारीख की जोड़िए, तो 12 तारीख तक जोड़िए, कितना टाइम निकल के आता है, ठीक है। और अगर 10 दिन भी आप लेके चल रहे हैं तो 10 दिन भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उतना एबिलिटी रखोगे तब, अब ये नहीं कि सर दिन में 2 लेक्चर देख ले रहे हैं तो काम हो जाएगा ना, वैसे काम नहीं होगा। 5 गो सब्जेक्ट है तो दिन में 2 लेक्चर से कैसे काम चलेगा, ठीक है। लेक्चर्स बैकलॉग कंप्लीट करनी है, बैकलॉग कंप्लीट करनी है, जिसका लेक्चर्स यूनिट वाइज आपको रिवीजन करनी है, यूनिट वाइज आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन में इतना चीज आपको निकाल के लाना है कि जहां भी जिस टॉपिक में आपको डाउट है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है उस टॉपिक को रिवीजन करने के दौरान, क्रैश कोर्स के दौरान आपको सामने बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी कि ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलो अब ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, अब आते हैं सीधे कि अभी तक यूनिट नंबर 1 में सवाल क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड है जो इसको डिलीट मार देते हैं, क्योंकि स्लाइड था नहीं। देखो सिलेबस सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस में। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझना, जो हम बातें समझाने जा रहे हैं। देखो सिलेबस आपका यूनिट नंबर 1 का दिखाई दे रहा है, सिलेबस के बेस पे समझो कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा पॉइंट करने की जरूरत है। तो देखा जाएगा तो हम लोग को 4 पॉइंट इस सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। एक है बाबू पावर ट्रांजिस्टर, ऐसे एक है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक है पावर ट्रांजिस्टर, दूसरा है फेट एंड मॉसफेट, और तीसरा है आईजीबीटी। तो अगर देखोगे प्रीवियस ईयर सवाल के बेसिस पे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको उस प्रकार से कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे गए, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में इससे सवाल पूछे जाते थे। ओल्ड सिलेबस में तो पावर डायोड पूछा जाता था, पावर डायोड के कंस्ट्रक्शन, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। अभी पहले सुनना बात को, पावर ट्रांजिस्टर से सवाल हमेशा लगभग पूछा जा रहा है, मॉसफेट से सवाल पूछा जा रहा है, और आईजीबीटी से सवाल पूछा जा रहा है। और तीनों में सवाल एक ही प्रकार के, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ज्यादा से ज्यादा वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये भी है कि इससे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको पावर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी, इन तीनों के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन, ये सभी चीज आपको क्या करना है, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं इसमें सवाल पे कि क्या क्या सवाल यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो देखो अगर इस सवाल को देखोगे यहाँ पे, तो सवाल आपको मिलेगा कि एक्सप्लेन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। ये 2024 में पूछा गया 4 नंबर में, 2024 में 4 नंबर में पूछा है कि पावर ट्रांजिस्टर का बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है। बातें समझ रहे हो। और जैसी पावर ट्रांजिस्टर यहाँ पे बोलेगा बाबू, तो आपको सीधे समझ जाना कि पावर बीजेटी की बात कर रहा है, पावर बीजेटी की बात कर रहा है। बात क्लियर है। 4 नंबर में कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है, काफी आसान से लिखा जाएगा। उसके बाद और इसके सॉल्यूशन पर भी आएंगे, और जहां पे सॉल्यूशन रहेगा वहां पे सवाल भी चिपका दिया गया है, ताकि जब आप नोट्स पढ़ो बाद में तो आपको सवाल भी दिख जाएगा कि ये टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में काफी सहूलियत हो। अभी तो हम जनरलाइज यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद है 7वां नंबर में कि कंपेयर द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट एंड आईजीबीटी, ठीक है। इन सभी ट्रांजिस्टर के वीआई कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना है। और उसके बाद एक सवाल इसी में और अटैच किया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये 2024 में पूछा गया है, और ये 6 मार्क्स का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। देखो इस सवाल में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा अच्छे तरीके से सभी मॉसफेट को एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, तो इसको अपने से आंसर बना के लिख सकता है। क्योंकि जिस वे में सवाल दिया गया उस वे में आपको नहीं लिखवाया गया है आंसर, उस वे में टॉपिक नहीं लिखवाया गया, कंप्लीट करवाया गया। लेकिन यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक सभी का बताया गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक सभी का बताया गया, सभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर किस पर्पज से इस्तेमाल होते हैं वो भी बातें बताया गया। केवल उस कंसेप्ट को आपको मर्ज करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब ये टॉपिक सारे हो जाएंगे तो लास्ट में इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, और बताएंगे कि किस प्रकार के ऐसे सवाल का आंसर आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आगे है कि ड्रा द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर।
पावर ट्रांजिस्टर मतलब कि फिर से यहाँ पे पावर बीजेटी की बात आ गया कि बीजेटी का IV यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बतानी है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। एंड शो एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट रीजन, ये 2023 में 4 नंबर में पूछा गया। डिफरेंट रीजन का मतलब समझ रहे हो ना, जो कट ऑफ रीजन है, सेचुरेशन रीजन है, एक्टिव रीजन है, ब्रेकडाउन रीजन, ये सारे रीजन को कर्व बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी तुम लोग केवल थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम दे दो, थोड़ा सा यहाँ पे सारे चीज हम रिकवर करेंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे चीज मिलने वाला है। उसके बाद है इसी में सवाल और में करके पूछा गया था 4 नंबर में कि एक्सप्लेन ब्रीफ विथ नीट स्केच द ऑपरेशन ऑफ आईजीबीटी, ऑपरेशन ऑफ आईजीबीटी। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये 2023 में पूछा गया 4 नंबर में, 2023 में 4 नंबर में पूछा गया। अब समझो यहां पर ऑपरेशन ऑफ आईजीबीटी की बात कर रहा है, यहां पर नीट स्केच लिखा हुआ है। देखो जैसे बाबू नीट स्केच लिखे या ना लिखे, आपको हमेशा क्या करना है कि किसी भी डिवाइस के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेगा, वर्किंग की बात करेगा, तो जैसे डायग्राम यहाँ पे क्लास में आपको बताया गया है, एकदम सुंदर सा डायग्राम आप बनानी है। और एग्जाम में प्रत्येक दिन पेंसिल, रबर, ठीक है, स्केल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो ले जानी है। और वहां पे जब भी फिगर बनाने की बात आएगा तो बनानी है स्केल वगैरह से, और उससे पहले घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज बताएंगे कि कौन कौन से फिगर का आपको प्रैक्टिस घर पे करना है, बना करके 2-4 बार, ताकि एग्जाम में आए तो अच्छे ढंग से फिगर बना सकूं। क्योंकि ऐसे सवाल में अगर 4 में 4 नंबर लानी है, तो आप क्या यहाँ पे ऑपरेशन में लिख रहे हो उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा जितना कि यहाँ पे नीट स्केच बनाने। अगर इसका ड्राइंग, इसका स्ट्रक्चर अगर आपने फिगर अच्छा बना दिया तो नंबर आपको बेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर में कि डिस्क्राइब विद द नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मॉसफेट। देखो मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात कर रहा है, और ये आपको 2023 में 6 नंबर में मिला है। 2023 के 6 नंबर में मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा है। उसके बाद और में पूछा है कि एक्सप्लेन विद द नीट स्केच द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईजीबीटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2023 में 6 नंबर में पूछा गया। तो आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शन पूछ दिया, ऑपरेशन पूछ दिया, VI कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया, मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक सारा पूछ दिया। पावर ट्रांजिस्टर में VI कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रक्शन पूछा है। पावर मॉसफेट का वर्किंग नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं कि वर्किंग नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो चारों के चारों, अगर फेट की बात करोगे तो फेट अलग से कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं पूछा गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि फेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉसफेट पढ़ते हैं, इसलिए फेट को अलग से नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको टॉपिक कवर करने हैं। नहीं देखो, कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग रहेगा तो एक फिगर से काम नहीं चलेगा। आपको वहां पर एक फिगर कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने पड़ेंगे और एक फिगर वर्किंग के लिए बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नीट एंड क्लीन एक ही फिगर में एक्सप्लेन कर पाओगे, वर्किंग में अगर दिखा पाओगे तो दिखा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर नीट एंड क्लीन करोगे तब, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिगर नीट बना लिए कंस्ट्रक्शन में, और अगर वर्किंग दिखानी है तो करेंट जब फ्लो करवा रहे हैं अंदर से, तो जैसे तैसे वहां पे गंदा कर दिए, भुगड़ दिए, या लिख करके मिटा रहे हैं, तो वैसे करोगे तो फिर फिगर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत मतलब कि एग्जामिनर फिर नंबर चाह के भी नहीं दे पाएगा। चलो यही सवाल आपको पूछे गए। अब समझो कितने सवाल आपको यूनिट नंबर 1 से पूछने की चांसेस बनते हैं। यूनिट नंबर 1 में इतने सवाल को, टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग डिटेल में कितने दिन टाइम दिए, 29 लेक्चर्स कवर किया गया, 29 लेक्चर। लेकिन ये हम लोग को यहाँ पर 2 दिन का खेल है, 2 दिन 2.5 घंटा करके टाइम देंगे, 5 घंटे में निपटा लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। अब आएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो कुछ आपको चीजें दिखाते हैं। जैसे थोड़ा सा आप लोग का डिमांड था एसपीटी में भी, और एसपीटी में भी आपको सुधार दिया गया है, टेंशन मत लो। तो आप लोग को रिक्वायरमेंट था और रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है, तो अगले क्लास से आप लोग को दिखेगा। थोड़ा सा रुक गया यहाँ पे। हाँ, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है, तरह की से एक्सप्लेन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर, 2024 में 4 नंबर पूछा गया। इसके आगे जाओगे, इसके आगे जाओगे एक सवाल और है, और एक सवाल और करने का मतलब कि वही सवाल को चिपका दिया गया, वो 2 बार लिख दिया गया। ठीक है, अब ये सवाल ओरिजिनल था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजेटी आपको मिल जाएगा। ये नोट्स जब आप पढ़ोगे एग्जाम के टाइम पे या बाद में भी, तो ये चीज आपको याद दिलाते रहेगा कि इस वाले टॉपिक से सवाल पूछा गया है।
तो उसको अच्छे ढंग से आप कवर करने की कोशिश करोगे। सर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट वाला बनाना है कि आउटपुट वाला? चलो उज्जवल उस पर आएंगे हम। नहीं, स्विचिंग बिहेवियर नहीं पूछता है। देखो स्विचिंग बिहेवियर पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये को होता है ना कि जो पूछने की चांसेस है वो स्विचिंग बिहेवियर की चांसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, देखो सौरभ कुमार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक बाबू, देखो सबसे पहली बात समझना, जैसे हम लोग ओल्ड सिलेबस के बेसिस पे भी पढ़ा है। ओल्ड सिलेबस जैसे मान लीजिए 2013-14 में जो सिलेबस रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ाए हैं। तो सिलेबस में जो बातें अभी लिखा हुआ है ना, वही बातें सिलेबस में पहले भी लिखा हुआ करता था। बस फर्क ये है कि पहले के सिलेबस में स्विचिंग बिहेवियर वगैरह पूछा जाता था और अब के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं पूछा जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अब के सिलेबस में जो बातें लिखता है कि ये टॉपिक है, वही सारे टॉपिक से पूछता है। और अब तो देखो कि जितना नया सिलेबस आ रहा है ना, उस सिलेबस में यूनिट वाइज टॉपिक लिख दिया है और बगल में एक्सपेक्टेड सवाल लिख दिया है कि किस टाइप के आपको सवाल की तैयारी करने हैं, तो और आसान कर दिया है। और जितने सवाल पूछे जाते हैं उसके बाहर से नहीं पूछे जाते। तो ये बात आप कह सकते हो कि अगर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक एक सिलेबस में नहीं मेंशन किया है तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसको 100% नहीं नकारेंगे कि नहीं पूछ सकता है, चांसेस थोड़ा बहुत रह सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर कि उसको कितना आप ये मिलोगे। लेकिन प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा कि अगर टाइम कम है तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टाइम ज्यादा दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको टाइम कम दो। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाओ। ये एक प्रकार का बेसिक था कि जो आपको इस प्रकार से करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे बाबू कुछ ऐसे टॉपिक भी हम लोग को मिलेंगे जिसको केवल थोड़ा बहुत हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक से कोई मतलब ज्यादा अभी एग्जाम के सेमेस्टर में नहीं है, सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है, उस टॉपिक को हम सीधे स्किप कर देंगे क्योंकि वहां पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्टिव लगेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, वहां पे सारे पॉइंट आपको डील करते चलेंगे। केवल ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखते जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये सिलेबस है। देखो सिलेबस के टाइम पे आपको 20 से 25 दिन पहले बोला गया था, लेकिन इसमें मान के चलो कि 7 से 8 दिन हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी भी एनएफ है हम लोग को। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो बाबू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंशन आपको नहीं पूछेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंशन पूछेगा नहीं और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम लोग बेसिक स्तर पे पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आपको काम का चीज है। देखो एग्जाम्पल काम का चीज क्यों है, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया कि जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो किस प्रकार के डिवाइसेस हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकेगा। ठीक है, तो पावर डायोड क्या है भाई, तो अनकंट्रोल डिवाइस है जिसमें आपको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एससीआर की बात करोगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ये सेमी कंट्रोल्ड होता है क्योंकि इसमें ऑन करने के लिए तो रिक्वायरमेंट होता है लेकिन ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अपने ढंग से क्या करेंगे, इसको लिखते चलेंगे, इसको लिखते चलेंगे। ठीक है, पावर डायोड यहाँ पे अनकंट्रोल है और ये मान के चलो कि वीवीआई कर दो किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पर्पस से, यानी कि एमसीक्यू पर्पस से। ठीक है, एमसीक्यू पर्पस से ये आप मान के चलो, ये इंपॉर्टेंट होगा। अनकंट्रोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ टर्न ऑन होगा, सेल्फ टर्न ऑन हो जाएगा, इसीलिए। एससीआर सेमी कंट्रोल्ड क्यों है, सेमी कंट्रोल्ड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑन तो किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा, ऑन करने के लिए ट्रिगर किया जाएगा, लेकिन ऑफ करने के लिए यहाँ पर कोई ट्रिगर की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कोई ट्रिगर नहीं कर सकते हो, यानी कि ऑफ नहीं करोगे तो आधा कंट्रोल हो रहा है, सेमी कंट्रोल। जीटीओ की बात करेंगे जिसको गेट टर्न ऑफ थाइस्टर बोलते हैं, तो इसको फुल्ली कंट्रोल बोलते हैं क्योंकि टर्न ऑन भी गेट पल्स के माध्यम से और टर्न ऑफ भी गेट पल्स के माध्यम से। जब इसको ऑफ करना होता है तो हम लोग निगेटिव गेट पल्स अप्लाई करते हैं, और जहां पे एक्सप्लेन किया गया था कि 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के बेसिस पे दिखाया गया है कि कैसे जीटीओ को टर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, एलएसीआर क्या है भाई, लाइट एक्टिवेटेड एसीआर है जो कि सेमी कंट्रोल होता है, तो ये एससीआर का ही टाइप है, इसलिए सेमी कंट्रोल्ड है क्योंकि यहाँ पे लाइट एक्टिवेटेड है। और लाइट एक्टिवेटेड कहने का मतलब है कि इसमें जो ट्रिगरिंग का टेक्निक चलता है, टर्न ऑन का मेथड चलता है, वो लाइट ट्रिगरिंग मेथड चलता है। बात क्लियर है।
ट्रायक क्या है भाई, तो डायोड फॉर एसी बोलते हैं, और डायोड फॉर एसी कहने का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड होता है। ये कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। ट्रायक मतलब कि ट्रायोड फॉर एसी, जो कि फुल्ली कंट्रोल्ड है। ये आपको दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाएगा, दोनों डायरेक्शन में टर्न ऑन एंड ऑफ किया जाएगा। पावर ट्रांजिस्टर की बात करोगे तो इसके अंदर हम लोग को मिलेगा पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी और आईजीबीटी। और इसमें से अगर बात किया जाएगा तो पावर मॉसफेट जो है वो स्विचिंग पर्पज से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मोर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, मोर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो ये सब एक प्रकार का एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से काम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंसेस काम आपको नहीं आएंगे यहाँ में। हाँ, ये काम आएंगे ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ऑब्जेक्टिव पर्पज से काम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्विच। आइडियल स्विच की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है, और केवल एमसीक्यू के पर्पज से आपको काम आने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया कि कंडक्शन लॉसेज एंड ब्लॉकिंग लॉसेज कितना होना चाहिए, 0। कंडक्शन लॉसेज का मतलब क्या, कि जब ये टर्न ऑन है, कंडक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे लॉसेज 0 होना चाहिए। ब्लॉकिंग लॉसेज मतलब कि जब ऑफ है तब उस टाइम पे भी लॉसेज 0 होना चाहिए। एक आइडियल स्विच का नेचर ऐसा बताता है। स्विचिंग लॉसेज 0 होनी चाहिए। और स्विचिंग लॉसेज का मतलब क्या होता है, स्विचिंग लॉसेज का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ, यानी कि ऑन से ऑफ करो तब इस टाइम पे लॉसेज जो होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0। ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन। ठीक है, इट शुड बी कैपेबल टू चेंज द स्टेट। ऑन से ऑफ इंस्टेंटली, यानी कि जब आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो तो इंस्टेंटली ऑन ऑफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने ऑन किया और 10 मिनट बाद ऑफ हो रहा है, तो वैसे स्विच को आइडियल स्विच नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे यहाँ पे सारे चीज निकाला गया कि अगर इस प्रकार से देखा जाएगा तो मान ली कि अगर यहाँ पे ऑन है इंस्टेंटली, तो यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे 0 टाइम में होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम लोग को टाइम पीरियड मिलेगा और 0 मिलेगा तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। जब ऑन ऑफ अगर विद इन मिनट, विद इन सेकेंड की बात करेंगे, इंस्टेंटली बात करेंगे, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा। और ये पॉइंट केवल ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको काम आने वाला। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग मोड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे तो ये भी कॉमन रूप से केवल बातें याद रखना है। और वो भी ये बातें नहीं याद रखना कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, क्योंकि वहां पे फिर जब एसीआर की बात करेंगे तो वहां पे आपको सभी मोड को अलग अलग समझाया गया है, तो वहां पे हम लोग फिर समझेंगे। यहाँ पे हम लोग को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें केवल ये सब बातें किया गया कि ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, कैसे स्विच यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पज ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा। देखो अब कहोगे तुम लोग कि सर ये सब क्लास में क्यों बताया, अब ये सब क्लास में इसलिए बताया गया ना ताकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस को समझ सको, उसके निचोड़ को समझ सको, तब जाके सारे टॉपिक हम लोग को इजीली समझ में आते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे इसको बताना जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इस चीज को जानना जरूरी है, इस चीज को एमसीक्यू पर्पज से जानना जरूरी है। देखो जो आपको स्विचिंग बिहेवियर था, यानी कि ऑपरेटिंग मोड था, कंडक्शन मोड, ब्लॉकिंग मोड, उसके बारे में समझो। यहाँ पे बोला गया कि एसी स्विच के लिए यहाँ पे चारों मोड, चारों जो ऑपरेटिंग मोड है वो सपोर्ट करना चाहिए। ये बात आप याद रखना कि एसी स्विच के लिए चारों मोड यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें एक ट्रायक ऐसा डिवाइस होता है जो इन चारों मोड को सपोर्ट करता है। और इसीलिए ट्रायक को जनरली हम लोग एसी स्विच के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो फैन रेगुलेटर में हम लोग ट्रायक इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फैन रेगुलेटर में नहीं, जो आजकल काफी एडवांस फैन रेगुलेटर आता है उसमें देखोगे तो ट्रायक डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एचसीआर देखा जाएगा तो एचसीआर यहाँ पे केवल 3 गो मोड को सपोर्ट करता है, जिसके कारण एचसीआर को हम लोग एसी स्विच में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसमें 3 गो मोड सपोर्ट करता है, एक को कौन नहीं सपोर्ट करता, ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जो कि रिवर्स कंडक्शन मोड जो है ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी सब करते कौन कौन, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स कंडक्शन मोड सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो डिवाइस यूज्ड एज कन्वर्टर, कन्वर्टर में हम लोग किस प्रकार से कौन से डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं ये अब जानने की जरूरत अभी नहीं फिलहाल। क्यों, क्योंकि जितना ये इंट्रोडक्शन के रूप में देखे और सारे चीज हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ चुके हैं, कन्वर्टर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, सारे चीज। तो जब वहां पे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर अब देखने की अलग अलग जरूरत नहीं है। जब सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में सारे चीज कवर हो जाएगा। ठीक है सर, स्विचिंग बिहेवियर नहीं पूछता है क्या, अच्छा उस टाइम का, ओके ओके उस टाइम का कमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अभी कवर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में
कि सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में, तो एक बात बता दें, तो सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में सवाल देने की चांसेस बनता है कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, ठीक है, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट क्या होता है। लेकिन इसको ज्यादा उस प्रकार से सीरियसली मत लेना, केवल कैजुअली एक बार इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी वगैरह देख लेना, उसके बाद आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट आपको पता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, और ट्राइवैलेंट एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम, गैलियम। ये तो पता होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग यहाँ पे पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो याद रखने का ट्रिक समझो, रटना नहीं है। पेंटावैलेंट मतलब कि 5 गो इलेक्ट्रॉन, एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब कि क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक में अगर आपने यहाँ पे ट्राई वैलेंट मिला दिया, ट्राई वैलेंट, तो ट्राई वैलेंट में 3 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पहले से ही होल यहाँ पे बना हुआ रहेगा, पहले से होल बना हुआ रहेगा, यानी कि पी टाइप यहाँ पे बन जाएगा। बस इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कन्वेंस याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसकी नीड कोई जरूरत ज्यादा है नहीं। और ऐसे यहाँ पर भी बातें आपको लिखा गया ये सब चीज, हाँ ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हैवली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड और मॉडरेटली डॉप्ड में किस प्रकार का डॉपिंग लेवल होता है। तो हैवली डॉप्ड में 10⁻19 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, लाइटली में 10⁻13 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मॉडरेटली में 10⁻16 से 10⁻17 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये चीज केयर करना है कि यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ यूनिट चेंज रहा तो फिर यहाँ पे यूनिट चेंज करना पड़ेगा, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, ठीक है। चलो इन सभी की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी आपको बातें याद रखना है एज ए एमसीक्यू, एज ए कंसेप्ट के आधार पे, कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होता है वो चार्ज कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। और इसका मतलब समझ रहे हो कि चार्ज कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो डिप्लेशन लेयर घटेगा। और इसी के कंसेप्ट को हम लोग पावर डायोड वगैरह में बैरियर पोटेंशियल के पास में, डिप्लेशन लेयर के पास में इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये भी बातें आपको समझ आनी चाहिए या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर ये सब अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब से आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ, अब ये देखो, ये चीजें भी आपको एज ए मान के चलो कि ये आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने में तो हेल्पफुल करेंगे ही बेसिक कंसेप्ट के रूप में, लेकिन जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको रैंडमली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस सारे के सारे एमसीक्यू परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया बाबू कि अगर लाइटली डॉप्ड मटेरियल, अगर एक साइड में डॉपिंग क्या हुआ रहेगा, कोई भी पीएन जंक्शन के एक साइड में, तो यहाँ पर लार्ज रिवर्स वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। लार्ज रिवर्स वोल्टेज क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लाइटली डॉप्ड एक साइड में है और एक साइड में हैवली डॉप्ड, तो लाइटली साइड के वहां पे जो रीजन होंगे वो डिप्लेशन लेयर ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा वहां पे फैलेगा, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई तो ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा चौड़ाई के डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा रिवर्स वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। इसी कारण से ये बातें लिखा गया, तो ये बात याद रखना है। दूसरा चीज आपको लिखा गया कि जब दोनों साइड आप हैवली डॉप्ड यहाँ पे कर दोगे, तो हैवली डॉप्ड का मतलब कि डिप्लेशन लेयर पेनिट्रेट कम करेगा, तो डिप्लेशन लेयर के विड्थ कम जाएगा, तो कम वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो वही बोला गया कि लेस रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा उस जंक्शन को फिनिश करने के लिए। तीसरा यहाँ पे पॉइंट बताया गया था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं जंक्शन का, वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर जो होता है वो डिक्रीज करते जाता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करेगा। और डिप्लेशन लेयर अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस करते जाएगा। ये ऐसा होता क्यों है, तो जब चार्ज कैरियर बढ़ता है ना, तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अभी जस्ट एक पीछे बताया था ना कि चार्ज कैरियर ऐसे डिप्लेशन लेयर का वेट चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के इनवर्सली था, तो चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ेगा तो डिप्लेशन लेयर का वेट घटेगा, और डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटेगा, चौड़ाई घटेगा, तो वहां पे कम वोल्टेज जनरेट होगा, कम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा एज ए बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू घटते जाएगा। और अगर इसी में ये बात सोचा जाए कि रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो वो भी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर कमते जाएगा, और वैसे वैसे स्मॉल रिवर्स वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस सारे के सारे पॉइंट एज ए कंसेप्ट आपको याद रखने हैं जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आपको काम आने वाला है, ठीक है। इन सारे को आप सब्जेक्टिव लिखने में हेल्प कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट होगा तब, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा तब।
अब आता है पावर डायोड। देखो पावर डायोड से सवाल अभी तक पूछे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि पावर डायोड से सवाल नहीं पूछा गया है तो इस टॉपिक को छोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा, इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे टॉपिक है सारे टॉपिक उस प्रकार से आपको कवर करवाए जाएंगे, सारे चीज को बताया जाएगा कि कहाँ पे किस चीज को आपको ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करनी है, और आगे आपको बढ़ते चलना है। तो पावर डायोड से सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो पहला सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके अंदर ही पावर डायोड आता है। तो इतना बात तो मान लो कि डायरेक्टली वहां पे सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसको समझते हैं बाबू। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं कि सबसे पहले हैवली डॉप्ड, यहाँ पे देखो सबसे पहले हैवली डॉप्ड एन प्लस मेटेरियल को एज ए सबस्ट्रेट लेते हैं, और इस सबस्ट्रेट पे एन माइनस लेयर को एपिटैक्सियली ग्रो करवाते हैं। क्या करते हैं? एपिटैक्सियली ग्रो करवाते हैं, ठीक है। एपिटैक्सियली, एपिटैक्सियली का मतलब क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए ऐसे लेयर है और दूसरे लेयर को इस पे अगर ग्रो करवाएंगे, इस पे रख करके अगर डेवलप करवाएंगे, तो उसे कहा जाता है एपिटैक्सियली मेथड से ग्रो करवाना। तो एन प्लस सबस्ट्रेट पे एन माइनस लेयर को डिफ्यूज करेंगे, और फिर से उस एन माइनस लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि हैवली डॉप्ड पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पावर डायोड का निर्माण होता है। ये पावर डायोड आपको कंस्ट्रक्शन जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये बहुत ही जनरलाइज कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है जो एक्चुअली में डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग को इसी को स्टडी करना होता है तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सेक्शन वाइज डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ से यानी कि एन प्लस सबस्ट्रेट से जो टर्मिनल निकाला जाएगा उसे कैथोड बोला जाएगा, कैथोड बोलेंगे। जो यहाँ पे पी प्लस मटेरियल जो डिफ्यूज किया गया उससे एक टर्मिनल निकालोगे उसे कैथोड बोलोगे। एग्जाम में जब आएगा कंस्ट्रक्शन अगर लिखने के लिए तो आपको यहाँ पे ट्राई करनी है दोनों फिगर बनाने का, ये भी फिगर और ये भी फिगर। अगर कोई केवल ये फिगर बनाता है तो भी काम चलेगा, केवल कोई ये भी बनाता है तो भी काम चलेगा, लेकिन वर्किंग में केवल इससे काम कभी चलने वाला नहीं है। वर्किंग में ये वाला फिगर आपको होना हर हाल में जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम किया गया, यहाँ पर एन प्लस सबस्ट्रेट ले लिया और यहाँ पे जो एन माइनस है उस एन माइनस को यहाँ पे लगा दिए, एन माइनस को, और उसके बाद जो पी प्लस था पी प्लस को एक्सटेंड करके दिखा दिया गया कि पी प्लस यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्टेड हो गया। अब इन तीनों को आपको यहाँ पर दिखाया गया कि टर्मिनल कैसे निकाला जाएगा, तो कैथोड एनोड निकल गया। अब समझो यहाँ पे तीन मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है एन पी एन, लेकिन यहाँ पर पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन केवल एगो हो रहा है। कहाँ पे भाई? यहाँ पे। तो पी प्लस एन माइनस के बीच में और पी प्लस एन माइनस के बीच में यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है पी एन जंक्शन का, उसके पास में डिप्लेशन लेयर का भी फॉर्मेशन होगा। और डिप्लेशन लेयर क्या कहता है? डिप्लेशन लेयर ये कहता है कि जिधर में लाइटली डॉप्ड मटेरियल होगा उधर में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा होगा, और जिधर में हैवली डॉप्ड उधर में कम मिलेगा। तो P प्लस यहाँ पे हैवली डॉट है तो देखोगे कि यहाँ पे केवल इतना ही विड्थ में बना डिप्लेशन लेयर, इतना ही विड्थ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि एन माइनस लेयर है लाइटली डॉप, तो इधर में ज्यादा विड्थ में बन गया, ये ज्यादा विड्थ में बन गया। तो जितना यहाँ पे चौड़ाई फैलेगा, जितना यहाँ पे बैरियर, जितना यहाँ पे डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा, वो आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि डिप्लेशन लेयर इतना चौड़ा है, ये इतना चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो डिप्लेशन लेयर हो गया। अब यहाँ पे बात समझोगे कि जनरली जो एन माइनस वाला लेयर है इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट रीजन। इस ड्रिफ्ट रीजन का आगे हम लोग को सिग्निफिकेंस भी समझना है कि ड्रिफ्ट रीजन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के रूप में आपको सिर्फ इतना बातें लिखना है कि कैसे सभी लेयर्स को ज्वाइंट किया गया, कनेक्ट किया गया, और किस टर्मिनल से, सॉरी किस पार्ट से कहो या किस स्ट्रक्चर से, किस सेक्शन से कौन से टर्मिनल को निकाला गया, बस इतना बात आप मेंशन कर दो, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी जाते आपको लिखवाया गया वो सारे बात यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आई थिंक इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई जरूरत या नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को अगर ये मन में लग रहा कि सर लाइन बाय लाइन के पढ़ के बता दो, तो बाबू फिर वहां पे इसका मतलब क्या, एकदम कुड़ाई कर रहे हो, एकदम आप आलसीपन कर रहे हो। इतना आपको थोड़ी सी होना चाहिए कि जो टॉपिक यहाँ पे बताया जाए, अगर वो टॉपिक आप पहले से नहीं पढ़ रखे हो, जब क्लास खत्म होगा तो ये नोट्स आपको मिलेगा, तो तुरंत उस नोट से इस टॉपिक के थ्योरी को आपको पढ़ लेनी है और समझना है कि जो रिवीजन क्लास में क्रैश कोर्स में सर बताए हैं क्या वही बात यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से सारी चीज, और अपने ढंग से उसको रिकवर करने की कोशिश करना है, माइंड में सेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो आ जाओ।
यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो सारे बात वही लिखा गया जो आपको बताया गया। अब यहाँ पे टर्मिनल, सबस्ट्रेट, लेयर, सारे चीज डिस्कस किया गया। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान लास्ट में समझना है कि बेसिकली यहाँ पर इसको पिन डायोड के भी नाम जानते हैं, पिन डायोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो लेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो पी टाइप, इंट्रिंसिक टाइप और एन टाइप। ऐसा क्यों भाई? ऐसा देखो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो बन रहा है ये है पी टाइप, ये है एन माइनस और ये है एन प्लस। तो एन माइनस का मतलब क्या? लाइटली डॉप्ड, और लाइटली डॉप्ड का मतलब क्या है कि उसमें डॉपिंग बहुत कम किया गया है। तो हम लोग किसी भी इंट्रिंसिक में डॉपिंग करते हैं तभी तो एक्सट्रिंसिक बनता है एन और पी टाइप। तो अगर लाइटली डॉप्ड है तो इसका मतलब कि बहुत ही कम उसमें डॉपिंग किया गया है। तो बहुत कम डॉपिंग मतलब कि मान के चलेंगे कि वो लगभग अभी सिमिलर इंट्रिंसिक के जैसा ही है। तो ये है पी टाइप, ये हो गया इंट्रिंसिक के टाइप में, और ये मिल गया एन टाइप। तो क्या मिल गया? पी एन, पी आई एन, तो इसी को बोला जाता है पिन टाइप। ठीक है, तो इसे पिन डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बातें आपको लिखा गया कि पिन डायोड का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी बातें आपको बता दिया गया कि बेसिकली यहाँ पर 3 को लेयर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन केवल ओनली वन पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब तो सारे बहुत बेसिक चीज़ है जो आप ऑलरेडी मतलब कि पढ़े हुए हो, और यहाँ पर केवल एक बार भी देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर किसी को अगर अब नहीं समझ में आएगा कि सर एक एक को कैसे पीएन जंक्शन बन रहा है, तो बाबू तब तो दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। और अगर कोई ऐसे हो तो इस चीज़ को बताना, क्योंकि उस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस कैटेगरी के भी आप लोग होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। एक बात आपको यहाँ पे और बताया गया है, इस बात को भी सुन लो लगले। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो नहीं लेकिन सुन लो। आपको बोला गया था कि जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे वर्टिकल ओरिएंटेशन में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्यों? ताकि ये लार्ज करंट का कंडक्शन कर सके। ठीक है, और कहोगे सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो उस बात को भूल जाओ कि क्या होता है। ठीक है, जो समझे हो पहले, ठीक है, जो क्लास किए होंगे वो समझेंगे, जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। लेकिन बस इतना बात याद रखना कि लैटरल यानी कि वर्टिकल ओरिएंटेशन में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बाबू इस सब चीज को बुरा मत मानना कि सर जो टॉपिक आप पढ़ा रखे हो ऑफ क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, उसको अभी नहीं बता रहे हो, तो हर चीज को बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बताना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट ऑफ ड्रिफ्ट रीजन। जैसे देखो ये सवाल जो है ना, ओल्ड सिलेबस पे आप लोग से पहले सिलेबस में, सिलेबस जब चेंज नहीं था, ये 4 नंबर में सवाल इतना फेमस हुआ करता था कि शायद कभी जाम होता था कि नहीं पूछता था, ऐसा सवाल था। लेकिन अब चेंज होने के बाद इसका बेचारा के वैल्यू ही गिर गया, वैल्यू ही गिर गया है। लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे आ जाओ, देखो तो ड्रिफ्ट रीजन इसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशंस में देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट रीजन है वो ड्रिफ्ट रीजन ये वाला है, ड्रिफ्ट रीजन ये वाला है, जो एन माइनस लेयर है ना उसको बोल रहे हैं ड्रिफ्ट रीजन। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है। जब आप रिवर्स वोल्टेज इस पे अप्लाई करोगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगा। और अगर बढ़ने की बात करें, फैलने की बात करें, तो जिधर में लाइटली डॉप्ड मटेरियल रहेगा उधर में ज्यादा फैलेगा, और जिधर में हैवली डॉप्ड उधर कम फैलेगा। तो देखो इधर में है P प्लस यानी कि हैवली डॉप्ड, तो इधर में सिर्फ इतना फैलेगा, मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इतना फैलेगा। लेकिन लाइटली डॉप्ड में यहाँ पे ज्यादा फैलेगा, दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है वो दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा फैल रहा है, यहाँ कम फैल रहा है। तो आप समझो कि अगर इधर में लाइटली डॉप्ड अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे डिप्लेशन लेयर पेनिट्रेट होगा, डिप्लेशन लेयर फैलेगा, और जितना ज्यादा डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा उतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि उतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे उसको वर्किंग के लिए, यानी कि उसकी रेटिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो पहला बात आपको वही लिखा गया। ठीक है, कि ड्यूरिंग रिवर्स बैच डिप्लेशन लेयर will more penetrate into drift region, more widths of depletion region has capacity to block the large reverse voltage and vice versa। यानी कि जब ज्यादा ब्लॉक करेगा तो ज्यादा वहां पे विड्थ है, और अगर कम विड्थ है तो कम ब्लॉक करेगा। इस बात को सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कहां से मिला, इस ड्रिफ्ट रीजन के कारण। अगर नहीं होता तो हम लोग ऐसी बातें नहीं करते कि ज्यादा से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक करने की कैपेसिटी हो सकता है। ये हो गया रिवर्स बैच में। अगर फॉरवर्ड बैच में आते हैं तो फॉरवर्ड बैच में हम लोग को यहाँ पे ये दिखाई देगा कि चूंकि ये है कैसा, ये एन माइनस लेयर है कैसा,
तो एक प्रकार का मान के चल रहा है कि इंट्रिंसिक टाइप का है, बहुत ही कम डोपिंग किया गया है। तो बहुत कम डोपिंग है तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कम है। तो जब आप एनोड से कैथोड करंट फ्लो कराओगे तो ये एन माइनस लेयर से होके पास करेगा। तो एन माइनस लेयर से होके पास कर रहा है, एनोड करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, किलो एम्पियर में होता है। तो उतना चार्ज भी तो इंट्रिंसिक में चाहिए, चार्ज भी तो चाहिए। अगर उतना चार्ज नहीं तो क्या होगा, वहां पे लॉसेज ज्यादा होगा। बिकॉज चार्ज नहीं है तो वहां पे एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, लॉसेज ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस कारण से हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जहां पर भी इंट्रिंसिक, जहां पर भी मतलब कि ड्रिफ्ट रीजन बना हुआ है, वहां पर पीछे से हिट सिंक अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके कारण वो जो भी हीट प्रोड्यूस होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करे, उसको डिस्पैच करने का काम करे। अब इसमें सिग्निफिकेंस की क्या बात हुआ, सिग्निफिकेंस की ये बात हुआ, ये हम लोग को पता चला इसी इंट्रिंसिक, इसी एन माइनस लेयर से, इसी ड्रिफ्ट रीजन के माइनस से, कि यहाँ पर तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा पावर लॉसेज होगा, तो यहाँ पर हीट सिंक भी लगाने की जरूरत है। ये यही बता रहा है, हम लोग को पता नहीं था। तो ये हुआ इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो कि मिला कब, फॉरवर्ड बैच के कंडीशन में। अब इसमें तीसरा कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि बेसिकली हीट को डिस्पैच करने के लिए आपने हीट सिंक लगा दिया। तो यहाँ पर एक देख लो, एक और होगा तब, हाँ, लो कंडक्टिविटी की बात ठीक है, लो कंडक्टिविटी की बात देखो, जैसे एक बात हम लग रहा था वो तीसरा पॉइंट में, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे किसी का मन में ये सवाल उठता है, और आप लोग उस टाइम भी सवाल किए थे कि सर अगर ये ज्यादा रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है तो इसको काहे नहीं ज्यादा चौड़ा बना देंगे। तो ज्यादा चौड़ा बनाने के पीछे भी रीजन नहीं होता है, मतलब नहीं बनाने का रीजन होता है कि जितना ज्यादा इसको आप चौड़ा बनाओगे ना, उतना ज्यादा वहां पे कंडक्टिविटी कमते जाएगा। और अगर कंडक्टिविटी कमेगा तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा करंट कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो उसमें करंट रेटिंग काफी ज्यादा हो। तो अगर इसका विड्थ बढ़ाओगे तो वोल्टेज रेटिंग तो बढ़ेगा, लेकिन करंट रेटिंग घट जाएगा। तो करंट रेटिंग नहीं घटे, इसके लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज के हिसाब से, उतना ही विड्थ में इस एन माइनस यानी कि ड्रिफ्ट रीजन को रखा जाता है। तो यही तीनों सिग्निफिकेंस होता है ड्रिफ्ट रीजन का, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। ये तीसरा था किसके लिए, तीसरा हीट सिंक की बात था, जो आपको पॉइंट नंबर सेकंड में डिस्कस कर रहे थे, वो पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा गया, ठीक है। चलो, अब आता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक की जो बात है, अब इसमें आपको बस इतना चीजें करना है कि जितनी बातें आपको समझाया जाएगा या समझाया गया है उसी चीज को रिकवर करना है। क्योंकि हमें याद है कि इस वाले कर्व को समझने के पीछे आप लोग 2 दिन टाइम लगाए थे, केवल एक चीज को समझने के लिए कि सर हम लोग सिग्नल डायोड में इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे मिलने लगता है। और इसी चीज को बताने में हम लोग को लगभग कहा जाएगा कि 2 दिन टाइम देना पड़ा था, बार बार 2 बार बताया गया था। लेकिन अभी अगर किसी को यह समस्या आएगा कि लीनियर कैसे मिलेगा, तो बस थोड़ा सा कैजुअली इस बात को ध्यान में रखना है कि सिग्नल डायोड की एक्सपोनेंशियली मिलता है, पावर डायोड का लीनियर मिलता है। बिकॉज कि सिग्नल डायोड के कंपैरिजन में पावर डायोड के वोल्टेज और करंट रेटिंग काफी ज्यादा होते हैं, जिसको प्लॉट करने के दौरान उसके पॉइंट होते हैं वो काफी दूर दूर आते हैं। और काफी दूर दूर पॉइंट आने का मतलब कि जब उसको मिलाया जाएगा तो स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है। बस यही बात याद रखना है। एक्चुअली में देखा जाएगा, प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो ये भी एक्सपोनेंशियली ही होगा, लेकिन इसका पॉइंट इतना बड़ा हो जाता है, इतना डिस्टेंस पे होता है कि जब 2 पॉइंट मिलाए जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मेशन कर लेता है। बातें क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉमन सेंस की बात है एक्सप्लेन करने वाला, तो जिस प्रकार से आप सिग्नल डायोड में एक्सप्लेन करते हो उसी प्रकार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बैरियर पोटेंशियल यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ होगा 0.8 से लेकर 1 वोल्ट तक, ठीक है। और बैरियर पोटेंशियल तक करंट 0 रहेगा, उसके बाद लीनियरली ग्रो करेगा। अगर रिवर्स वोल्टेज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सिग्नल डायोड के कंपेरिजन में पावर डायोड में जो रिवर्स लीकेज करंट होगा ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए देखोगे कि रिवर्स लीकेज करंट इसमें सिग्नल से ज्यादा जा रहा है, सिग्नल में तो इतना ही है, इसमें पावर डायोड में इतना ज्यादा जा रहा है। दूसरी चीज कि सिग्नल में यहाँ पर जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज सिग्नल डायोड की रेटिंग कम है और पावर डायोड की रेटिंग ज्यादा है। तो यहाँ पे सिग्नल डायोड ब्रेकडाउन कर जाएगा, लेकिन ये आगे तक जाएगा और इस प्रकार से ब्रेकडाउन करेगा। यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने की बात है, तो आपको जितने भी बातें बोला गया वही सारे बात इसमें मेंशन किए गए, लिखे गए। इसमें अगर देखोगे तो हर एक चीज आपको वही चीज मेंशन किया गया है, लेकिन कहोगे कि सर इसको अगर उस प्रकार से किया जाए तो थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। पहले हमको बताओ कि क्या इस तरीका से आप लोग को बेनिफिट होगा, पहले बताओ।
क्या इस तरीका से आप लोग को बेनिफिट यहाँ पे होगा या कुछ और तरीका अप्लाई किया जाए? क्योंकि ये बात हमको पता है कि जब तक एग्जाम और नजदीक नहीं आएगा तब तक कुछ बच्चे और सीरियस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम के अगर वही 2-3 दिन पहले लाइव आएंगे ना, तो देखना किस प्रकार से बच्चे एकदम टूट पड़ेंगे कि सर यहू करवा दो, सर यहू करवा दो, सर यहू करवा दो। लेकिन अभी हम लोग को पहले से सारे चीज करते चलना है, क्योंकि टाइम मिला हुआ है, तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करनी है। चलो देखो, होना तो चाहिए, एकदम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट हम लोग को और मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि जहां पर भी, जैसे अभी तो कुछ कुछ पॉइंट में आपको केवल यहाँ पे समझा करके और इसमें जो बातें लिखवाए हैं उसको बिना रीड किए, बिना छोड़ मतलब कि समझाए, समझा तो रहे, रीड किए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर भी, अजय थोड़ा स्पीड, ठीक है, जहां पर भी मतलब कि लगेगा कि सवाल पूछा हुआ है, सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनता है, उसको थोड़ा सा और बेसिक स्तर से समझा देंगे, ताकि एक बार देखोगे तो और ज्यादा ढंग से अच्छे से रिकवर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, और एक आध बार और रिवीजन कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, ग्राफ और फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, अगर कहोगे कि सर एक्सप्लेन करने का मतलब कि आप थ्योरी वाला भी पोर्शन एक्सप्लेन कर दिए तो कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा वही जो आपको थ्योरी में बताया जा रहा है। जैसे अगर इसी की बात करोगे तो इसमें आपको क्या बताया गया, यही बताया गया ना कि किस प्रकार से यहाँ पे लीनियर कर्व मिल रहा है और किस प्रकार से रिवर्स में यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया। देखो, इन फॉरवर्ड कंडक्शन फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज linearly with the forward voltage because of large forward current hide the exponential part in the graph, ठीक है। लार्ज वोल्टेज लार्ज करंट होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट को हाइड कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे लीनियरली फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, 0.8 से लेके 1 वोल्ट तक। रिवर्स बैच की बात करेंगे तो डिप्लेशन लेयर विड्थ यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है, और रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज देन एट ए पॉइंट जंक्शन इज ब्रेक डाउन एंड लार्ज रिवर्स करंट इंक्रीजेज, ठीक है। और देखो, हमको नहीं लगता कि इस सब चीज को, इतना चीज को आपको बारीकी से अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का भी चीज है, खुद से पढ़ने का भी चीजें होना चाहिए, ठीक है। चलो एक यहाँ पे पीआईवी, इसको देख लो कि पीक इनवर्स क्या होता है। देखो, आपको एक बात बोला गया था कि बेसिकली पीक इनवर्स पीआईवी जिसको बोला जा रहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, और एक होता है एक होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इन दोनों के बेस पे समझो, ठीक है। तो दोनों लगभग कहा जाएगा कि एक्चुअली में लगभग एक प्रकार का सिमिलर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि VRRM से थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को मिलाते हैं, ठीक है। देखो, इन मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप टू विच डिवाइस ऑपरेट्स विदाउट एनी डैमेज और ब्रेकडाउन इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। बातें क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे VRRM का, तो ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम या पीक रिवर्स रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम या पीक रिवर्स रिपीटेटिव वोल्टेज। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी डिवाइस का पीआईवी रेटिंग दिया गया, इसका मतलब क्या कि रिवर्स वोल्टेज अगर उतना तक अप्लाई किया जाएगा तो ये विदाउट डैमेज अच्छा से परफॉर्म करते रहेगा, अच्छा से वर्किंग करते रहेगा, ठीक है। और ये सब जितने भी टर्म है वो आपको जनरली आगे काम आएंगे, ठीक है। देखो, आइडियल आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये बात याद रखना है कि आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर रिवर्स लीकेज करंट की बात करें तो 0 होगा, अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो इनफाइनाइट होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव से याद रखना है, बाकी सब्जेक्टिव में इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत इसका नहीं होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आता है बाबू रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक है कि सवाल अगर पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें फंस जाएंगे पहले ही, और ये सोचकर फंस जाएंगे कि यार इतना डिफिकल्ट टॉपिक पूछ दिया है जो लिख नहीं सकते। तो एक बार इसको अच्छे ढंग से समझा देते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम में पूछना ना पूछना एग्जामिनर का काम है, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनर काम है, एसबीटी का काम है, लेकिन यहाँ पर ओके, ठीक है, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सही बात बता रहे हो।
देखो यहाँ पे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझते हैं कि रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। देखो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सिंपल सी होता है कि किसी भी डिवाइस के स्विचिंग बिहेवियर को जानना, यानी कि जब कोई डिवाइस फॉरवर्ड कंडीशन से जब बैकवर्ड कंडीशंस में आता है तो उस कंडीशंस में, यानी कि बैकवर्ड कहने का मतलब कि रिवर्स कंडीशन या ऑन स्विच से ऑफ स्विच में जाता है, तो वैसे कंडीशंस में उसका क्या बिहेवियर होता है उसी को बोला जाता है स्विचिंग बिहेवियर को या रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या समझे थे इसको समझना। यहाँ पे आपको समझाया गया था, बातें बताया गया था कि जब यहाँ पे फॉरवर्ड कंडीशंस में फ्लो करते रहता है करंट, तो वैसे कंडीशंस में अगर मान लो किसी इधर में एन टाइप है और इधर में पी टाइप है, तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर पी साइड में और पी साइड के होल चले जाएंगे एन साइड में। ये काम तब होते रहेगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट होता रहेगा, कंडक्शन होते रहेगा। जैसे फॉरवर्ड से रिवर्स में जाता है तो रिवर्स में जाने का मतलब कि करंट यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो करंट जीरो तो होता है लेकिन इंस्टेंटली नहीं होता है। जैसे तुरंत रिवर्स वोल्टेज कनेक्ट हुआ तो तुरंत नहीं होकर के उसके पीछे का कारण क्या होता है कि इधर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा हुआ रहता है और इधर में होल की संख्या बढ़ा हुआ रहता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है पी रीजन में तो इसे कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और जब होल चला जाता है एन रीजन में तो इसको भी कहने लगते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम कह सकते हैं ना कि डिवाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की डेंसिटी बढ़ जाता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन। तो ये कंडक्शन बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। जैसे रिवर्स बैच में जाएगा तो ये अपने अपने चार्ज होंगे, अपने अपने घर लौटना शुरू करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की घर कहाँ है एन रीजन में और होल की घर कहाँ है पी रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड से एन साइड में फ्लो करेगा और होल्स एन साइड से पी साइड में फ्लो करना शुरू करता है। तो इस डायरेक्शन, इस दौरान देखोगे यहाँ पर जो होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ जा रहा है पी से एन साइड जा रहा है और होल बेसिकली एन से पी साइड आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे करंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पी से एन जा रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा ना, कहाँ से कहाँ, एन से पी साइड में। तो एन से पी साइड में जो करंट फ्लो करेगा उसी को बोला जाएगा रिवर्स करंट। क्या बोला जाएगा, रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट का मतलब ये होता है कि वो करंट निगेटिव होगा, उल्टा करंट होगा। बस यही कंसेप्ट इसमें चलता है। अब बात आता है यहाँ पर कि ये कैसे मिलता है। ठीक है, ये कैसे मिलता है, तो यहाँ पे आ जाओ। मेनली इसमें आपको यही बात पे ज़्यादा फोकस करनी है क्योंकि वो प्रोसेस है पूरा, और प्रोसेस के बेसिस पे जब ग्राफ बनता है तो एक ग्राफ को हम लोग को समझना पड़ता है कि ग्राफ कैसे बना और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ से चार्ज, IRRM और TRR की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। बस वही सारे बात आपको समझनी है। ठीक है, देखो जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, जब यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज कनेक्ट किया जाता है तो बेसिकली करंट ड्रॉप करना शुरू करेगा और फिर यहाँ पे करंट बन जाएगा जीरो। और जैसे ही जीरो बनेगा तो उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने का मतलब कि चार्ज करे वहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट रिवर्स में निगेटिव में फ्लो करना शुरू करेगा। और आपको यहाँ पे बातें समझाया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल जब रिवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो सडनली अचानक से उठ के नहीं सारे चल जाते हैं, पहले धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करता है और धीरे धीरे फ्लो बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे मैक्सिमम फ्लो बढ़ता है। और जब मैक्सिमम फ्लो बढ़ता है तब उस टाइम पे रिवर्स में मैक्सिमम करंट को अटेंड कर चुका होता है। और जब कोई चीज मैक्सिमम फ्लो कर जाए तो फिर अगर लिमिटेड क्वांटिटी है तो धीरे धीरे घटना भी शुरू होगा। तो क्योंकि चार्ज जितना भी स्टोर हुआ था पी साइड और एन साइड एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो धीरे धीरे फिर से घटना शुरू हो जाएगा। तो जब चार्ज कैरियर घटना शुरू होगा तो करंट भी धीरे धीरे घटना शुरू होता है और घटते घटते टाइम पे करंट बन जाएगा जीरो। लेकिन हम लोग ये सोच के चलते हैं और मान के चलते हैं कि जब ये IRRM, जिसको बोला जाता है रिवर्स, ठीक है, या बोल सकते हो मैक्सिमम रिवर्स करंट, तो ये जो मैक्सिमम रिवर्स करंट है अगर इसका 25% तक अगर डिके कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डिवाइस अब ऑन, सोचते कि ऑफ हो चुका होगा। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रिमेनिंग का 25% अगर चार्ज के कारण कुछ करंट फ्लो करा भी मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, तो उससे कोई होना जाना है नहीं। तो इसीलिए प्रैक्टिकली मान लिया जाता है कि 25% डीके के बाद ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ की बात, ये हो गया ग्राफ की बात। अब आते हैं इस पे, यहाँ पर जिस टाइम पे ध्यान समझना, जिस टाइम पे ये IRRM अचीव करता है उसके पहले प्रोसेस क्या चलता है, उसके पहले प्रोसेस ये चलता है कि यहाँ पर बेसिकली चार्ज कैरियर मूवमेंट करना शुरू करता है। ठीक है, और जब
IRRM से करंट डिक्रीज करना शुरू करता है तो इस वाले रीजन में डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन होता है। इस वाले रीजन में डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसको दो टाइम के डिवाइड से, दो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक टाइम को बोल दिया TA और दूसरा टाइम को बोल दिया TRR, सॉरी TB। इस वाले एनोड करंट की 0 पॉइंट से लेकर के जो 25% ऑफ IRM तक पहुंचेगा तो उसमें जो पहुंचने में टाइम लगेगा इसको बोलते हैं TRR। क्या बोलेंगे? TRR बोलेंगे, जिसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोलेंगे। रिवर्स रिकवरी टाइम दो टाइम में ऐड होगा, एक होगा TA टाइम में ऐड और एक होगा TB टाइम में ऐड। बात क्लियर है? TA टाइम का मतलब क्या हुआ कि TA टाइम का मतलब हुआ कि यहाँ पे चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक रीजन से दूसरे रीजन में फ्लो करना शुरू करेगा। और TB टाइम का मतलब ये हुआ वहां पे डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग को एनालिसिस करना होता है, निकालना पड़ता है सारे चीज। तो लॉजिकली समझो, लॉजिकली ये समझना कि अगर इसके बात को समझोगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि देखो एनोड करंट की वैल्यू फॉरवर्ड में जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा चार्ज कैरियर स्टोर होगा, और जितना ज्यादा चार्ज कैरियर स्टोर होगा उतना ज्यादा चार्ज को फ्लो करने में, रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब ज्यादा टाइम लगेगा तो ये करंट भी तो ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम करंट है ये ज्यादा मैक्सिमम दूर तक तो आएगा इस प्रकार से। तो ये तब मिलेगा जब यहाँ पे मैक्सिमम एनोड करंट पास करेगा। तो ये एक प्रकार का रिलेशन है जो ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है। वही बात को यहाँ पर लिखा गया, वही बात को यहाँ पे लिखा गया कि वैल्यू ऑफ IRRM डिपेंड्स ऑन स्टोर्ड चार्ज। ठीक है, एंड स्टोर्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन फॉरवर्ड एनोड करंट। ठीक है, IRRM की जो वैल्यू है वो स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा और स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू एनोड करंट यानी कि फॉरवर्ड एनोड करंट पे डिपेंड करने वाला। ठीक है, और देखो ये सब बातें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया फंस जाओगे तो फिर कोई चारा नहीं है उसको बना पाने का। ठीक है, देखो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन TRR फॉर अ स्मॉल TRR हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये तो बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना कि यहाँ पे जो TRR है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर डिवाइस आपने ऑफ किया तो मिनिमम इतना TRR टाइम के बराबर ले लेगा उसको ऑफ होने में। तो इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा TRR टाइम रहेगा, रिवर्स रिकवरी टाइम रहेगा, उतना उसका टाइम टेकन ज्यादा होगा, और टाइम टेकन ज्यादा होगा इसका मतलब कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वहां पे कम मिलेगा। ठीक है, अब मेन यहाँ पे डेरिवेशन के बारे थोड़ा सा एक बार डेरिवेशन देख लो कि किस प्रकार से डेरिवेशन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेंगल की बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको एक ट्रेंगल मान लेते हैं, इसको एक ट्रेंगल मान लेते हैं कि ट्रेंगल का शेप का है। ऐसे एग्जैक्ट ट्रेंगल होता नहीं, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। अगर अप्रोक्सीमेटली माने तो ABD ट्रेंगल में चला जाए तो स्लोप ऑफ रिवर्स करंट आपको दिखाई देगा, स्लोप ऑफ रिवर्स करंट। ठीक है, और ABD ट्रेंगल की बात करें, इसका बात कर रहे हैं, देखो ABD इसकी ट्रेंगल की बात करें तो इसमें इस स्लोप निकाला जाए, करंट की स्लोप di/dt निकाला जाए तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अगर ये देख रहे हो कि बेसिकली क्या मिल रहा है, ये बेसिकली हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा। तो अगर ये tan थीटा के बेसिस पे आपको निकाला जाएगा तो यहाँ से ये वाला जो हाइट है वो क्या मिलेगा, IRRM बताएगा और ये वाला TA बताएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, यहाँ से आप लिख सकते हो ना, क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा कि IRRM बटा TA। अब इसमें किसी का सवाल होगा कि सर ये ऐसे आया कैसे, तो देख लो ये कैसे आया, यहाँ पे देख लो। अगर इस ट्रेंगल में आप चल रहे हो, इस ट्रेंगल में चल रहे हो, और अगर यहाँ पे इसकी स्लोप की बात करें तो ये इस वाले एंगल के साथ लगा हुआ है, इस वाले एंगल के साथ लगा हुआ है। तो जनरली जब आप tan थीटा निकालते हो तो यही तो स्लोप बताता है, और अगर इस ट्रेंगल में tan थीटा निकालोगे तो थीटा के सामने ये वाला मिलेगा परपेंडिकुलर, जो कि बनेगा यहाँ पे IRRM, और इसके बेस वाला ये बनेगा जो कि TA बन जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा ही क्या दे रहा है, स्लोप की वैल्यू दे रहा है, और di/dt क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे tan थीटा को di/dt के रूप में रिप्लेस करोगे तो सीधे सीधे आप लिखोगे कि di/dt इक्वल टू IRRM बटा TA। तो यही बात आपको यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया। देखो यहाँ पे सीधे मेंशन किया गया कि di/dt इक्वल टू IRRM बटा TA। बातें क्लियर है? ये सब थोड़ा सा आपको छोटे छोटे चीज को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ से IRRM निकालोगे तो TA इधर मल्टीप्लाई होकर के इस प्रकार से आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनानी है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ट्रेंगल की बात करेंगे, पूरे होल ट्रेंगल की, तो वहां से एरिया निकालेंगे तो वही एरिया देगा कि कितना चार्ज स्टोर हुआ है।
तो टोटल चार्ज स्टोर निकालने के लिए इस पूरे एरिया में चलेंगे, इस पूरे एरिया में चलेंगे, और इस पूरे ट्रेंगल की एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। तो बेस देखो, बेस यहाँ पे TRR मिल रहा है और हाइट यहाँ पे IRRM मिल रहा है ना। तो इसका एरिया निकलेगा इस प्रकार से, इसका एरिया निकलेगा इस प्रकार से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो करेंगे तो 1/2 TRR इंटू IRM, और जो स्टोर चार्ज है उसको QS से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को IRM की वैल्यू एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब एट द लास्ट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये मान के चलना है कि जो टीवी की वैल्यू होता है वो टीए के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। ऐसा कम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग ये बात को सोच के चलते हैं कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम के दौरान जो डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होने की बात होता है वो कम से कम टाइम लगे। तो अगर कम से कम टाइम लगेगा तो टीवी यहाँ पे मच लेस देन टी होगा, और टीवी अगर मच लेस देन अगर टी है तो ऐसे कंडीशन में टीवी को नेग्लेक्ट करेंगे। तो टीवी की वैल्यू यहाँ पर नेग्लेक्ट करोगे तो आप चूंकि जानते हो कि TRR की वैल्यू यहाँ पर टीवी प्लस टीए होता है, टीवी प्लस टीए, और अगर टीवी के वैल्यू को आप नेग्लेक्ट करके जीरो कर रहे हो तो TRR की वैल्यू टीए के अप्रॉक्स बन जाएगा इक्वल। तो यही आपका TRR बना टीए के अप्रॉक्स इक्वल। अब यहाँ पर जो पहले आप इक्वेशन निकाल चुके हो, पहले इक्वेशन यहाँ पे निकाल चुके हो, इस वाले इक्वेशन में क्या करो कि टीए के बदले पुट कर दो TRR, टीए के बदले TRR। तो यहाँ पे पुट करोगे तो यही इक्वेशन क्या मिल जाएगा, IRR इक्वल टू TRR इंटू DI/dt। इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने बना दिया। अब एक इक्वेशन आप पहले ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पे स्टोरेज चार्ज के टर्म में IRM की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। जैसे इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड इक्वेट करके आपको क्या निकाल देनी है, TRR की वैल्यू निकालनी है। और TRR यहाँ से निकालना काफी इजी हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है, ठीक है, निकल जाएगा ना, कुछ करना नहीं है। TRR को इधर ले आना है, DI/dt को इधर ले आना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ से TRR की वैल्यू मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये वैल्यू भी याद रखनी है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है फॉर्मूला के रूप में। उसके बाद अगर IRRM की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ TRR तो आपको क्या करनी है, मतलब TRR नहीं, मतलब कि स्टोरेज चार्ज के टर्म में। तो आपको क्या करना है कि TRR की वैल्यू जो आपने निकाल रखा है उस TRR की वैल्यू को इक्वेशन जो निकला था सेकेंड उसमें पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे जो है ना थर्ड नंबर, इसमें पुट कर देनी है। तो TRR की वैल्यू पुट करोगे, इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल यहाँ पे आंसर निकल जाएगा कि 2QS इंटू DI/dt के होल पावर 1/2 मिलेगा। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, और साथ में डेरिवेशन भी याद रखनी है क्योंकि रिवर्स रिकवरी पूछा जाता है तो उसमें थ्योरी का आपको मायने बहुत कम रहेगा और यही एक्सप्लेनेशन का मायने बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो अगर चांसेस रहे तो पूछ भी सकता है, और बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं क्योंकि नया सिलेबस में थोड़ा सा पूछने का क्वेश्चन अलग अलग ट्रेंड कर दिया। हाँ, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस से बाबू। ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर सवाल पूछे भी गए। सॉफ्टनेस फैक्टर, देखो सॉफ्टनेस फैक्टर या इस फैक्टर में आपको बस इतना बात याद रखना है कि जनरली जो टीबी और टी होता है, टीबी और टी होता है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है टीबी और टी, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। और सॉफ्टनेस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कितने कम टाइम में डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन हो गया, उसको बोलते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर, ठीक है, यानी कि कितने कम टाइम में रिकवर कर लिया। तो यहाँ से सॉफ्टनेस फैक्टर निकल के आ रहा है। तो हम लोग को ये सब फॉर्मूला अभी मायने नहीं रखेगा, हम लोग को मायने ये रखेगा कि सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा, तो उसको किस प्रकार के डायोड को डिसाइड करेंगे, ये बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे अगर टीबी इक्वल टू टी है तो एस इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो जब एस इक्वल टू 1 आता है तो इसको सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रिकवरी डायोड। तो ये सब बातें याद रखना है। एस की वैल्यू 1 रहेगा तो किस प्रकार के डायोड बोला जाएगा। जब यहाँ पर टीबी की वैल्यू लेस देन टी रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में सॉफ्ट रिकवरी यानी कि एस फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 बन जाएगा। ये तो नहीं ना बताना पड़ेगा कि लेस देन 1 क्यों आ रहा है इसकी वैल्यू, और एस की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू क्यों आ रहा है, ये तो इतना समझ जाओगे। तो जब एस की वैल्यू 1 रहेगा लेस देन, तो ये कहलाएगा फास्ट रिकवरी डायोड, और इसी को बोलते हैं स्नैपी रिकवरी डायोड, ठीक है। और इस कंसेप्ट को हम लोग यूटिलाइज किए कहाँ पे, जहाँ पे स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड 3 को देखे हैं वहां पे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, या टाइप्स ऑफ डायोड को वहां पे आपको बताया गया। ये तो केवल मतलब बताया गया कि सॉफ्ट और फास्ट रिकवरी का मतलब क्या होता है। सॉफ्ट रिकवरी मतलब कि ये भी इक्वल टाइम ले लिया, और फास्ट रिकवरी मतलब यहाँ पर डिप्लेशन बहुत ही कम टाइम में फॉर्मेशन कर लिया, तो इसको बोलेंगे फास्ट रिकवरी। अब
ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। जो 3 तरह के क्लासिफिकेशन चले, देखो इसमें आपको क्या करनी है, ये भी आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाला है, ये भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही पूछे जाते हैं। और जितने बातें हम बोल रहे हैं सारे के सारे न्यू सिलेबस के आधार पे बोल रहे हैं, ओल्ड सिलेबस के आधार पे नहीं, ठीक है। इन तीनों डायोड में आते हैं, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, शॉर्टकी डायोड। लेकिन अगर पूछ दे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर डायोड, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो बस इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना है, और जिस प्रकार से क्लास में आपको लिखवाया गया है उसी प्रकार से चीजें लिख देना है। हम थोड़ा सा इसके जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर देते हैं और बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा विशेष रूप से कुछ नहीं है, इसके बस छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को याद करके आप इसके पूरे सेंटेंस, पूरे आंसर को कंप्लीट कर पाओगे। जैसे देखो, जनरल पर्पस डायोड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बेसिक डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट डोपिंग, बेसिक डोपिंग, इसमें कोई एडवांस डोपिंग नहीं किया जाता है। इसमें जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो ज्यादा टाइम होता है, जो इक्वल टू 25 माइक्रोसेकंड के आसपास में किया जाता है। इसमें जो करंट रेटिंग रहेगा वो 1 एम्पियर से लेकर के कुछ यहाँ पर 1000 एम्पियर तक होगा, यानी कि कुछ सेवरल 1000 एम्पियर तक कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करो वोल्टेज का, तो जनरली 50 वोल्टेज से लेकर के 5 केवी यानी कि 5 केवी तक वोल्टेज होता है। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 3-4 फैक्ट्स याद रखोगे, एक डायोड के बारे में आप पूरा लिख सकते हो। इसकी एप्लीकेशन याद रखना कि बैटरी चार्जिंग में करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करेंगे, वेल्डिंग में करेंगे और यूपीएस सिस्टम में कर सकते हैं। तो ये है जनरल पर्पस डायोड। इसके बाद आती है यहाँ पर, देखो ये तो आपको जनरलाइज बताया गया था, इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे अगर डायोड में अगर करंट रेटिंग की बात किया जाएगा, तो करंट रेटिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड करंट, और वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे तो ये होता है रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, ये आपको समझना होगा। उसके बाद आता है फास्ट रिकवरी डायोड। देखो फास्ट रिकवरी डायोड बेसिकली जो बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा एडवांस बनाए जाते हैं। इसमें गोल्ड एंड प्लेटिनम की डोपिंग करते हैं। किसका? गोल्ड एंड प्लेटिनम की डोपिंग करते हैं, ये मेन कीवर्ड हो गया। इसमें अगर बात किया जाएगा तो गोल्ड एंड प्लेटिनम के डोपिंग करने के कारण इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम घट जाते हैं, और ये हद तक घट करके लगभग आपको 5 माइक्रोसेकंड या उससे भी लेस में आ जाता है, ठीक है। और जब 5 माइक्रोसेकंड आ गया तो इसमें करंट रेटिंग की जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा, और ये मिलेगा आपको 1 एम्पियर से लेकर के सेवरल 100 एम्पियर तक। जनरल पर्पस में 1 एम्पियर से सेवरल 1000 था, कुछ हजार तक, और इसमें कुछ 100 तक रहेगा, यानी कि 1000 से नीचे ही रहेगा। अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग चेंज हो जाता है, वो मिलेगा 50 वोल्टेज लेके 3 केवी तक। एप्लीकेशन तो इन्वर्टर, चॉपर, इंडक्शन हीटिंग और एसएमपीएस। देखो ये सब एप्लीकेशन आपको रटना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर वैसे कॉमन तरीका से सोचोगे कि अगर ये सारे पावर डायोड अगर इस प्रकार के इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रकार का रिवर्स रिकवरी टाइम है, तो आप समझ सकते हो कि इन डिवाइसेस को समझते हुए उसको याद रख पाओगे। लेकिन हम अब डिसाइड करेंगे या कहेंगे आपको कि अब दिमाग उतना लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल से क्या करना है कि इसको केवल थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन किस डायोड में होगा, किस डिवाइसेस में होगा, बस इतना काम कर लेना है। शॉर्टकी डायोड आपको बातें बताया गया था, यहाँ आ जाओ डिटेल में, ये तो आपको रीडिंग दिया गया। शॉर्टकी डायोड में आपको बातें बताया गया था, यहाँ पे एक साइड में एल्युमिनियम लेयर लेते हैं, और एक साइड में यहाँ पे क्या करते हैं कि पी टाइप, सॉरी एक टाइप में पी टाइप नहीं, आप समझना, जनरली एक साइड में यहाँ पर एल्युमिनियम लेयर लेंगे और एक साइड में एन टाइप लेयर लेंगे। यानी कि एक साइड में जो पी और एन होता है, तो पी के बदले हम लोग एल्युमिनियम ले लेंगे और एक रखेंगे एन टाइप। तो जब यहाँ पर एगो कंडक्टर और एगो एन साइड, तो क्या वहां पे पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होगा? जरा बताओ। तो कोई यहाँ पे पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नो एनी जंक्शन और डिप्रेशन लेयर इज फॉर्म, कोई जंक्शन डिप्रेशन लेयर नहीं फॉर्म करेगा। इसके कारण इसमें जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है बहुत ही कम जाता है, बहुत ही कम जाता है, और लगभग नैनो सेकंड के आसपास में होता है। और ये बातें भी मेंशन किया गया है कि लगभग नैनो सेकंड के आसपास में इसका टाइम आ जाता है, ठीक है। और इसमें अगर करंट रेटिंग की बात करोगे, वोल्टेज रेटिंग की बात करोगे, तो जैसे जैसे बाबू TRR की वैल्यू घटते जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर करंट रेटिंग की वैल्यू भी घटते जाता है, करंट रेटिंग की वैल्यू भी घटते आता है। तो 1 एम्पियर से 300 एम्पियर तक इसका इस्तेमाल करेंगे, और वोल्टेज इसका केवल 100 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनरली रूप से इसको एसएमपीएस में इस्तेमाल करते हैं। बस इतना बातें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड में इस्तेमाल करने हैं, फैक्ट्स को याद रखने हैं। अब देखो इसी टॉपिक को अगर सपोज किसी को ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, तो इतना काम करना है कि जो मेन कीवर्ड है उसको आपको वहां पर लिख लेनी है, किसी भी डायरी में कहो या पेज पे कहो, उसको लिख करके और रख लेना है। जब एग्जाम देने जाओ तो शॉर्ट नोट्स के रूप में उसको एक बार रिकॉल कर लो,
एक बार टॉपिक को देख लो कि क्या क्या पूछा गया, उसके बाद हम लोग को काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें और विशेष रूप से आपको कुछ यहाँ पे ना तो रटने की जरूरत है और ना तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ और एक बात बताते हैं। देखो अब हम लोग को पढ़ना है बाबू पावर बीजेटी। ठीक है, पावर बीजेटी। लेकिन हम चाहते हैं कि आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, तो आज ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं देंगे। देखो ज़्यादा टाइम देने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टाइम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा आज के बाद फिर कंटिन्यू हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आज के बाद अब कंटिन्यू डेली क्लासेस चलेंगे, क्रैश कोर्स मशीन का भी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। तो अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पावर ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं। और यहाँ से अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो समझो कि आपके सवाल हमेशा पूछे गए। तो अब यहाँ से हम लोग की प्रायोरिटी ये बनेगा कि इन सभी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना, थोड़ा सा डिटेल से समझना। तो थोड़ा सा टाइम हम आप लोग के लिए भी देंगे कि ये जितने भी इसके आगे टॉपिक है, जैसे कि पावर बीजेटी हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी, तीनों को तो है, तीन को तो है। ठीक है, ये तीसरा लिख दो आईजीबीटी। कौन सा? आईजीबीटी। तो ये तीनों के तीनों आपको क्या करना है कि एक बार रिकॉल कर लेना है। और एक बार रिकॉल करने का मतलब कि आपके पास नोट्स तो होगा, बस नोट्स एक बार पलट के देखना है कि कहाँ पे किस प्रकार से फंक्शन क्या क्या लिखवाया गया है, क्या क्या समझाया गया है। और थोड़ा सा खोजने की कोशिश करना है कि सर यहाँ पर इसमें ये दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत है, बस उतना चीज खोज लेना। क्योंकि उतना चीज खोज लोगे तो यहाँ पे हम लोग को रिवाइज करने में भी काफी आनंद आएगा, और साथ में आपके साथ जो डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, वो भी आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है सर, दोपहर में ही क्लास रखिए। ऐसे रात में तुम लोग क्लास नहीं करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में क्लास रहेगा। देखो दोपहर में इशू क्या आता है अभी गर्मी के टाइम में, ऐसे देखो बैटरी हम दो दो लगा चुके हैं इसी कारण से कि अगर अब लाइट कटे भी या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो भी, पहले से एक ही बैटरी था, अब दो दो बैटरी कर लिए है कि कम से कम लाइट कर दे तो कम से कम 2 घंटे क्लास कर सके। ठीक है, और बात है दोपहर की बात, तो दोपहर में थोड़ा सा लाइन भी डिस्टर्ब ज़्यादा रहता है और दोपहर में थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा रहता है। तो दोपहर में एक क्लास तो करेंगे 2 अढ़ाई घंटे का, लेकिन अगर सोचो कि दोनों क्लास दोपहर में हो तो थोड़ा सा पॉसिबल बाबू कम लगता है। नाइट में भी ठीक रहेगा। ठीक है मिंटू तो रात के, मिंटू लगता है कि रात के पक्षी है क्या मिंटू? देखो बाबू रात में एगो क्लास हो लेंगे, अगर कहोगे तो इस क्लास के टाइमिंग को कम कर देंगे। जैसे मान ली कि अभी 9:30 बजे से क्लास है, तो टाइमिंग कम करके 8 बजे कर देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ नाइट में तो क्लास होना चाहिए, ये तो बात है। चलो ठीक है, तो आप लोग पहले एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ, एक आप लोग से बात पूछना चाह रहे हैं, और पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, अच्छा ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा करेंगे कम नहीं करेंगे, ठीक है मिंटू। पहले आप लोग ये बताओ कि और जो बच्चे मैसेज कॉल कर रहे हैं कि सर हम लोग का क्या हाल होगा, आप तो पेड कोर्स में सारे लोग को पढ़ा दिए, जितने लोग आपके पास पढ़ रहा था, हम लोग कहीं कोर्स नहीं लिए तो हम लोग को क्या होगा? तो उन लोग के साथ क्या किया जाए बताओ तुम लोग, तुम ही लोग बताओ कि क्या किया जाए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि से बाबू जो थोड़ा सा कहीं पे नहीं पढ़ा है या जो थोड़ा सा कॉलेज पे डिपेंडेंट रह गया है, उनके साथ भी थोड़ा सा नाइंसाफी नहीं हो, थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो तुम ही लोग बताओ कि क्या किया जाए, उनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए या उनको हेल्प किया जाए, बताओ। क्योंकि तुम लोग बाबू पेड क्लास के बच्चे हो, तुम लोग पेड बच्चे हो, तो पहले तुम लोग को प्रायोरिटी देना एकदम हर हाल में जरूरी है। ठीक है, और अगर क्लासेस चलेगा तो ऐप पे तो चलेगा ही, ये तो हम श्योर हो कि ऐप पे चलेगा। जितने पेड क्लास के पेड बच्चे रहेंगे, आप लोग जितने रहोगे ऐप पे ही देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जैसे हम डिस्टरबेंस के लिए सोच रहे थे कि
डिस्टरबेंस के लिए सोच रहे थे कि इसे उन लोग थोड़ा सा डिस्टरबेंस मतलब कि ऑन करके कुछ ज़्यादा कभी कभी यूट्यूब पे लोग करने लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस बार मन नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे का कॉल और मैसेज आ गया कि सर थोड़ा सा हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, एग्जाम के लास्ट में 10 दिन 15 दिन। अब थोड़ा सा इसी में सस्पेंस हम है कि इसे क्या करें। कोई कॉलेज पे डिपेंड नहीं है। देखो कॉलेज पे डिपेंड नहीं है सुंदरम, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको हालत खराब हो रखा है। हालत खराब इसलिए हो रखा है क्योंकि कोर्स कहीं के लिए भी है तो उस प्रकार से पढ़े नहीं है, या हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में लग रहा हो कि इसे कुछ नहीं मिल पाएगा विशेष, या हाँ मिल पाएगा विशेष जिससे पास कर जाएंगे, थोड़ा सा नंबर ले आ पाएंगे। हो सकता है कि ऐसा उनका उम्मीद होगा। ठीक है, एप्लीकेशन यूट्यूब दोनों पे करा दीजिए। ठीक है, देखो यू एप्लीकेशन पे तो हर हाल में चलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो आप लोग बच्चे रहोगे एप्लीकेशन पे कनेक्ट रहोगे। बाहर के बच्चे के लिए देखते हैं, अगर वैसा ठीक ठाक लगेगा हमको तो उन लोग के लिए भी चला देंगे, क्योंकि देखो अब थोड़ी सी अगर हेल्प उन लोग को हो जाएगा तो ये तो बात है कि इसे उन लोग का भी नैया पार कर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी का नैया बीच में डूब जाए। सभी को आप ही के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, कोई कॉलेज पे डिपेंड नहीं है। अरे वो ठीक है भाई, ठीक है। देखो क्रैश कोर्स के इंतजार में कि एक बात बता रहे तुमको, एक बच्चा परसों बता रहे हैं, परसों एक बच्चा कॉल करके कहता है कि सर उसको कोई बताया है आप ही लोग में से कि सर क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं और एप्लीकेशन पे केवल चालू कर रहे हैं, ऐप यूट्यूब पे नहीं चला रहे हैं। वो बच्चा हमको 3 बार कॉल किया और बोला कि सर आप जितना पैसा आपको लेना सर ले लीजिए, लेकिन हमको क्रैश कोर्स में एंट्री कर दीजिए। अब सोचो, अब इतना तो हम उसका लालची नहीं ना बन सकते हैं कि उसको बोल दे कि बाबू 1500 पेमेंट कर दो, उसको क्रैश कोर्स करवा दे। तब हमको दिमाग में आया कि जब एक बच्चा इतना अभी उत्सुक हो रहा है कि 1500 रुपया 1200 रुपया दे करके 10 दिन पढ़ ले, क्रैश कोर्स पढ़ ले, तो हमें समझ में आता है कि किस लेवल में बच्चे थोड़ा सा ये हो चुके हैं कि अब कहीं से कोई चारा नहीं है तो कैसू करके कहीं से कुछ पढ़ लें कि कुछ काम निकल जाए। तो हमें लगा कि इसे चलो थोड़ा सा इन लोग के लिए मदद कर देते। ठीक है, तो कुछ उपाय लगाते हैं। यूट्यूब के कमेंट वगैरह को कुछ ऐसा करेंगे कि कमेंट को यूट्यूब वाला को ज़्यादा एक मतलब कि केयर नहीं करेंगे, और तुम लोग रहोगे एप्लीकेशन पे तो सारा चीज़ यहाँ पे चलते रहेगा कि तुम लोग के रिस्पॉन्ड सारे चीज़ रहेगा बाबू। ठीक है, और यूट्यूब में केवल थोड़ा सा ये कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा सोचेंगे कि उन लोग को थोड़ा बहुत मदद हो जाए जिससे उन लोग पास करने लायक बन जाए। ठीक है, चलो ठीक है। तो सर ठीक है, तो चलो अब वो सब डिसीजन छोड़ दो मेरे ऊपर, बस हम आप लोग से थोड़ा सा राय लेना चाह रहे थे कि आप लोग क्या चाहते हो, उन लोग को मदद करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो क्योंकि कभी कभार होता है कि बैचमेट में थोड़ा सा, ठीक है, कि अब हम लोग तो पढ़ लिए, अब दूसरा कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन तुम लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो यूट्यूब इग्नोर होता है। हाँ इरिटेशन होता है यार, क्या कि पिछले बार हम देखे थे कि बहुत सारे बाहर के बच्चे आन करके आलतू फालतू यहीं के स्टूडेंट को कमेंट करना शुरू कर दिए थे, तो ये थोड़ा सा समस्या होता है। बस उन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, और इसीलिए आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग एप्लीकेशन पे लाइव आ जाना, और जिसको यूट्यूब पे देखना होगा यूट्यूब पे देख लेगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, और कल सेशन आपको लंबा चलेगा, और लंबा मतलब कि कल समझो कि पावर बीजेटी और मॉसफेट चाहेंगे कि हर हाल में कंप्लीट कर दें। अगर मॉसफेट में आधा भी कल कंप्लीट कर पाएंगे तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, यानी कि मान के चलो कि 2 सेशन इसमें और हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, कल के सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चे को थैंक यू, सारे बच्चे को बाय बाय, गुड नाइट। और बस इसी प्रकार से तुम लोग अब मेहनत तवाड़ करना शुरू करो, क्योंकि हमें एक उम्मीद लेके आप लोग चलनी है कि इस बार आप लोग एकदम एग्जाम में फोड़ कर आओगे। ठीक है, और फोड़ कर आओ के मतलब कि एक भी सवाल नहीं छूटनी चाहिए, और अगर छूटेगा तो हम सवाल जवाब जरूर करेंगे क्यों छूटा। ठीक है, चलो तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी को, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग वाला